Welcome back, students. In the previous lecture, we studied about various ways of taking food, parts of alimentary canal, buccal cavity, types of teeth and their function. So moving further, today we will start new topic, that is tooth decay. Student, this topic is not only important for your exams perspective, but also very important for your healthy life. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जो बकल कैविटी है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे जो टूथ की जो सरफेस है उस पर चिपक जाते हैं। दे गेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द टीथ। देन दिस बैक्टीरिया एक्ट ऑन these फूड पार्टिकल्स and release acid. This acid start damaging the surface of the teeth and this process continues over a period of time. एक दिन में टूथ डिके नहीं होता है. So this process continues and over a period of time what happens, there is a complete loss of teeth and it forms a cavity in the teeth. This is known as tooth decay. अब ये जो टूथ डिके है इसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो क्या है कि टूथ डिके होने से आपके जो टूथ है उनकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो जब भी आप कुछ ठंडा या फिर गर्म, हॉट या कोल्ड, कुछ भी एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड कोई चीज़ खाओगे या पियोगे तो उस केस में आपको पेन फील होगा। और अगर ये जो टूथ डिके है इसको टाइमली है वो हील नहीं किया जाए या इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो उस केस में क्या होगा कि विदाउट ईटिंग एनीथिंग यू स्टार्ट फीलिंग पेन, और वो पेन इतना हो जाएगा कि आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बाद आपको जो टूथ है उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, डेंटिस्ट के पास जाके उसको टूथ को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि और भी हार्मफुल है। बिकॉज आपके उसमें बकल कैविटी में अगर टीथ ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे तो खाना खाओगे, तो अल्टीमेटली ये आपके लिए हार्मफुल है। तो कैसे हम इस टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये जो टूथ डिके है वो मेनली कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेज हैं उन्हीं को कंज्यूम करने से होता है, लाइक सुगरी सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंसेज जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्वीट्स हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए मतलब वी शुड यूज़ दीज सब्सटेंसेज इन ए वेरी लेस क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं है, खाना है बट कभी कभी खाना है, कम खाना है। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर चॉकलेट ही खा रहे हैं, कैंडी खा रहे हैं। तो उस केस में जो टूथ डिके है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और बच्चों में ये ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे हैं उनको इतना पता नहीं होता है और वो कॉन्टीन्यूसली ये सब चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं कि हम ये शुगरी सब्सटेंसेस वगैरह है वो ना खाएं या कम खाएं। दूसरा क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग और इम्प्लीमेंटिंग सर्टन गुड हैबिट्स, जैसे कि क्लीन योर टीथ विद अ ब्रश और डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। आपको ब्रश है वो दिन में 2 बार करना है, एक तो मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में बिफोर गोइंग टू बेड, और उसके बाद में आपको कुछ खाना भी नहीं है। दूसरा, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील यू ईट। कुछ भी आप खा रहे हो तो उस केस में आपको आपका जो माउथ है, उस बगल कैविटी है, उसको क्लीन करना है बाय क्लीन वाटर। डू नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवांटेड अनवॉश्ड फूड आइटम्स इन योर माउथ। ऐसा नहीं है कि दिन भर कुछ ना कुछ है वो मुंह में हम खाते जा रहे हैं, मुंह में अंगुलियां ले रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं वो जब अवॉइड करेंगे तो वी कैन प्रिवेंट द टूथ डिके और हमारे टीथ को हम लंबे टाइम तक वो अच्छे रख सकते हैं। बिकॉज अभी आप लोगों को सबको परमानेंट टीथ है ऑलमोस्ट आ गए हैं, और ये परमानेंट टीथ आपको जो मिले हैं वो लाइफ टाइम के लिए मिले हैं। तो अगर एक बार इनमें से कोई टीथ चला गया तो आपको दूसरा टीथ नहीं आएगा। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। नाउ मूव टू द फर्दर, देयर इज एन एक्टिविटी। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक जो हमने कल देखा था वो था सेलेवरी ग्लैंड। तो सेलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सेलेवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, और ये जो सलाइवा है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स सर्टेन फूड पार्टिकल्स है, फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और वो क्या है? स्टार्च। यहाँ पे जो जिस फूड की हम बात कर रहे हैं जिसका ब्रेकडाउन है वो सलाइवा के थ्रू होता है, वो कौन सा है? स्टार्च। तो किस तरीके से जो आपका स्टार्च है वो ब्रेकडाउन होता है? जैसे ही हम कोई चीज़ है वो खाते हैं तो हमारे जो टीथ है वो उसको च्यू करते हैं उस फूड को,
और साथ में जो सलाइवा है वो रिलीज करता है, सेलेवरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है सलाइवा को, और ये सलाइवा हमारे फूड में मिक्स हो जाता है। और जब मिक्स होता है तो फूड के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होता है वो इस सलाइवा की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होकर के सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को देखने के लिए ये एक एक्टिविटी है, वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, और यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं। और जब भी हमारे स्कूल से वो ओपन होंगे तो इस एक्टिविटी को हम लैब में करके देखेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सलाइवा है वो क्या कर देता है, आपका जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। तो इसी को हमें देखना है। तो इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है, जैसे मान लो कि आपने सबसे पहले एक सिंगल टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें आपने क्या डाल दिया है, बॉइल्ड राइस, जो राइस आप लोगों ने पकाए हैं वो राइस डाल दिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो राइस है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बॉइल्ड राइस डालने के बाद में इसमें आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। अब स्टार्च को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट है वो आप सब लोगों को पता है, बिकॉज आपने जो चैप्टर 1 है उसका जो वर्कशीट अटेम्प्ट किया था उसमें किसी भी स्टूडेंट ने गलत नहीं किया था उस क्वेश्चन को, कि हाउ विल यू टेस्ट स्टार्च इन द गिवन सैंपल। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए क्या लेते हैं, हम आयोडीन लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉइल्ड राइस ले लिया है, ऊपर से इसमें वाटर डाल दिया है। अब जैसे ही हम इसके अंदर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर आ गया है। दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन द राइस, यस, बिकॉज ये जो राइस है वो हमने सीधा फील्ड से लिया है और इसको बॉईल किया है, इसके अंदर कोई भी सलाइवा मिक्स नहीं हुआ है अभी। तो इस वजह से ये जो स्टार्च है वो इंटैक्ट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे इस टेस्ट के थ्रू हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। बट दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें क्या करना है, अगेन टेस्ट ट्यूब आपने ली, उसमें आपने क्या किया, बॉइल्ड राइस तो लिया ही, लेकिन उस बॉइल्ड राइस को क्या किया, च्यू किया। मतलब बॉइल्ड राइस आपने लिया माउथ में और उसको अच्छे से चबाया है काफ़ी देर तक, उसको स्वेलो नहीं करना है, और वो जो बॉइल्ड और च्यूड राइस है उसको आपको इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। अब यहाँ पे ये जो राइस है इसके अंदर क्या है, सलाइवा मिक्स हो गया है, और ये जो सलाइवा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, किसका, स्टार्च का। लेकिन हमें नहीं पता अभी कि ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं हो रहा, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर पानी डाल देंगे जैसा कि हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला था, और ये डालने के बाद में वापस से वही कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या डालेंगे, हम आयोडीन डालेंगे। अब जैसे आयोडीन डालते तो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कोई भी कलर है वो शो नहीं होता है, कोई भी कलर शो नहीं होता है, मतलब कलरलेस ही रह जाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप सोचिए ज़रा। इसका रीज़न ये होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे राइस के अंदर है वो आयोडीन डाला है तो राइस में स्टार्च प्रेजेंट था तो इसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो राइस है इसको च्यू किया गया है, और च्यू करने की वजह से जो राइस के अंदर जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया है सिंपल शुगर्स में। मतलब अब वहाँ पे स्टार्च रहा ही नहीं, और जब स्टार्च ही नहीं रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका कोई कलर ही नहीं आएगा आयोडीन डालने की वजह से। सो दिस टेस्ट gives us conclusion that saliva saliva contains certain enzymes which convert the starch into simple sugars। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमारी वो आपकी बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, ये जो सलाइवा है इसका और क्या फंक्शन है, एक तो ये सलाइवा कन्वर्टेड स्टार्च इनटू शुगर, दूसरा जो सलाइवा है वो आपका जो फूड है उसके साथ में उसकी मिक्सिंग में हेल्प करता है, क्योंकि अगर मान लो सलाइवा ही नहीं होगा तो उस फूड को ठीक से आप चबा नहीं पाओगे, उसको ठीक से च्यू नहीं कर पाओगे, और वो फूड आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ऑल्सो, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो आगे जो एलिमेंट्री कैनाल के जो अगले पार्ट्स हैं उनके अंदर पहुंच जाता है। ओके, नाउ अब आगे जो आपका जो फूड है वो पहुंचेगा किसमें, फूड पाइप के थ्रू, या फूड पाइप के अंदर पहुंचेगा सबसे पहले तो, जिससे कि वो स्टमक में जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फूड पाइप है दैट इज नोन एज ईसोफिगस, इसमें ये जो फूड है कुछ स्पेशल तरीके से है वो नीचे मूव करता है, और ये जो स्पेशल मूवमेंट है दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस यू कैन सी इन एनसीईआरटी बुक। तो क्या होता है एक्चुअली इस पेरिस्टालसिस में, एक तो क्या है, ईसोफिगस जो है वो आपका जो
बकल कैविटी है उसको कनेक्ट करती है किससे, स्टमक से। ये बीच में एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आपकी बकल कैविटी होती है और बकल कैविटी से लेकर के और ये जो आपका स्टमक है इसके बीच में प्रेजेंट होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फूड पाइप और ईसोफिगस। तो जैसे ही आपने जो फूड है वो च्यू किया है वो कहाँ पे जाएगा, इस फूड पाइप में आएगा। और ये जो फूड पाइप है इसमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही ये जो फूड है ये नीचे की ओर मूव करता है और अल्टीमेटली किस में पहुंचता है, आपका स्टमक के अंदर। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। सो दिस मूवमेंट अलाउ दिस फूड टू मूव डाउनवर्ड्स एंड अल्टीमेटली इट एंटर्स इनटू द स्टमक। अब ये जो फूड है ये स्टमक में जब आपका पहुंच जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्टमक जो है वो क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर भी इसको हम बोल सकते हैं। ये जो स्टमक है इसमें क्या होते हैं, इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपका डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो स्टमक है इसकी जो लेयर्स है, वेरियस लेयर्स आर प्रेजेंट, जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो लेयर्स हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि रिलीज करती है पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रेजेंट होते हैं, सेक्रेट होते हैं इसमें। और डाइजेस्टिव जूसेस जो है इनका फंक्शन क्या है, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है जो भी फूड इसके अंदर आपका आएगा उसका डाइजेशन करना, उसका ब्रेक डाउन करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक तो क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है आपके स्टमक के अंदर, जिससे क्या है एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो काम कर पाता है उसमें, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और ये जो पेप्सिन है वो किस में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस में। लेकिन ये फंक्शन कब करेगा, ये फंक्शन तभी करेगा जब मीडियम है उसको एसिडिक मिलेगा। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए क्या है, स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी रिलीज करती है। दूसरा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका फंक्शन है टू किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया, मान लो कि आप जो फूड खा रहे हो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कुछ जर्म्स प्रेजेंट है तो उनको किल करने के लिए भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हेल्प करता है। इसके अलावा म्यूकस, अभी म्यूकस का फंक्शन क्या है, म्यूकस का फंक्शन से पहले आप सोचिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिड जो होते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये एसिड है वो हमारी स्टमक को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए जो स्टमक है वो एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। म्यूकस इज ए जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये क्या करता है, जो स्टमक के अंदर की जो सरफेस है उसको कवर करके रखता है, जिससे क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट समटाइम्स when we do not eat anything for a long period of time and this habit continues, then what happens, this acid start damaging this mucus layer। और एसिड एक्चुअली म्यूकस लेयर को डैमेज नहीं करता है, म्यूकस लेयर खुद ही थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये वीक होना स्टार्ट हो जाती है तो एसिड है वो आपकी जो स्टमक की जो लेयर है उसके ऊपर एक्ट करेगा और जिसकी वजह से क्या है, डैमेज कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं ना आपके कभी कभी, वैसे ही आपका जो स्टमक है उसमें छाले हो जाएंगे एंड दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर, इट्स अ डिजीज। तो दिस पेप्टिक अल्सर लीड्स टू दी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आपका स्टमक है उसके अंदर के छालों को फिर कैसे ठीक कर पाएंगे हम, आगे जब कुछ भी आप खाओगे ना तो उसका ठीक से डाइजेशन हो पाएगा और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है वो आपको हो सकता है। तो इसलिए आपको लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहना है, आपको जो आपका न्यूट्रिशियस फूड है उसको कंटिन्यूसली लेते रहना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक। अब ये जो स्टमक है ये ऊपर की ओर देखो फूड पाइप से कनेक्ट होती है और नीचे की तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है और यहाँ पे दो जंक्शंस होते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप 7th क्लास में ही हो, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दो जंक्शंस होते हैं। जंक्शंस का आप इस तरीके से समझ लो कि दो दरवाजे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक गेट यहाँ पे है और एक गेट यहाँ पे है। इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हो तो वो आपके इसोफिगस से और सीधे आ जाती है स्टमक में, लेकिन जब आप नीचे की ओर झुकते हो तो ये तो वापस बाहर आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आता है। क्यों?
क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज रहता है, ठीक है ना। जैसे आपने फूड खाया, फूड अंदर आ गया, वापस से क्लोज आ गया। बैकवर्ड डायरेक्शन है वो इसमें, बैकवर्ड फ्लो है वो अलाउड नहीं होता है इन नॉर्मल केस। बट जब आपको वॉमिट होता है तो उस केस में ये जो स्फिंक्टर है वो क्या है, अपना जो कंट्रोल है वो लूज हो जाता है इसका, और आपको जो स्टमक से जो भी आपका अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है या जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा थ्रू दी ईसोफेगस बाहर आ जाता है। बट ये सब कब होता है, जब बहुत ही आपको मतलब कोई डिजीज कंडीशन हो या उस केस में। अदरवाइज नॉर्मली क्या, आप फूड खा लिया आपने और आप जब भी झुकोगे तो फूड बाहर नहीं आएगा। इसको कौन प्रिवेंट करेगा, ये कार्डियक स्फिंक्टर। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसका क्या फंक्शन है। देखिए जब भी आप कुछ खाओगे तो ये बाहर भी नहीं आना चाहिए और सीधे ही नीचे भी नहीं जाना चाहिए, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। कुछ देर है वो जो फूड है वो आपका किस में रहना चाहिए, स्टमक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन होना है उस फूड का। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी एक गेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर फूड को स्टमक के अंदर रखता है अबाउट 3 to 4 आवर्स। तब तक क्या है, इस फूड का अच्छे से डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद में ये जो फूड है वो मूव करता है अगले पार्ट में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे फिर आगे फर्दर प्रोसेस है वो होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। अब ये जो फूड है वो आगे पहुँचेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ से आपका जो स्टमक है उससे ज्वाइन रहती है। The small intestine is a long coiled tube. It receives secretions from the liver and pancreas. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर सेक्रेशंस कहाँ कहाँ से आएंगे, स्टमक में तो स्टमक खुद है वो सेक्रेट कर रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है कि एक तो सेक्रेशंस आएंगे लीवर से। ये देखो ये जो लीवर है, ये लीवर इज ए ग्लैंड। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने सेलेवरी ग्लैंड पढ़ा है, वैसे ये लीवर भी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ग्लैंड है। इसके अलावा ये जो पैनक्रियाज है ये भी क्या है, एक ग्लैंड का काम करता है, मतलब कुछ सर्टन जो यूजफुल सब्सटेंसेज है वो रिलीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे लीवर जो है उसका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल सॉल्ट है या बाइल जूस है वो प्रोड्यूस करेगी। और बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, जो फैट जो आप खाते हो, जो फूड आप खा रहे हो उसमें जो फैट कंटेंट है, जो ऑयली कंटेंट है, उसको डाइजेस्ट करना, उसका ब्रेक डाउन करना। तो वो किससे रिलीज होता है, वो होता है आपका लीवर से। और लीवर है वो जो बाइल को प्रोड्यूस करती है और उसके बाद में ये लीवर में से निकल करके, और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इसके अंदर आकर के स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है, बाइल जूस। ये स्टोर हो जाता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बाइल जो है या बाइल जूस जो है वो कौन रिलीज करता है, ये या कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका लीवर। और उसके बाद में ये गॉल ब्लैडर में आ जाता है जो कि टेम्परेरीली स्टोर रहता है यहाँ पे, और जब भी जरूरत होती है तो यहाँ से ये रिलीज होता है। तो गॉल ब्लैडर कभी भी बाइल है उसको प्रोड्यूस नहीं करता है, हाँ स्टोर जरूर करता है, लेकिन प्रोड्यूस कौन करेगा, लीवर। दूसरा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर सर्टन जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो रिलीज होते हैं इसके थ्रू भी, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, आपका ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन खुद है उसके अंदर भी इंटेस्टाइनल जूस है वो रिलीज होता है, जो कंप्लीटली आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर देता है। अब कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आपने लिया है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। फैट, फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स है वो कंप्लीटली किस में हो जाएगा कन्वर्ट, अमीनो एसिड में। तो ये दिस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेशन, जो भी फूड लिया उसका कंप्लीट डाइजेशन। और ये कहाँ पे होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सिर्फ इसका जो नाम है वही स्मॉल है, बाकी ये स्मॉल नहीं है, बिकॉज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7 मीटर्स, 7 to 7.5 वी कैन से। तो इतनी लंबी होने के बाद भी ये हमारे जो स्टमक नॉट स्टमक बॉडी के अंदर वो किस तरीके से एडजस्ट हो जाती है, बिकॉज इट रिमेन इन अ कोइल्ड फॉर्म।
तो बहुत सारा जो कोयलिंग हो जाती है, तो ये काफ़ी जो लंबी स्ट्रक्चर है वो भी किस छोटे से एरिया के अंदर है वो अच्छे से आ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है वो डिस्कस करने वाली बात है कि जब भी आप लोग है वो फूड कंज्यूम करते हो तो वो थोड़ी देर किस में रहेगा, आपका स्टमक के अंदर रहेगा 3 to 4 आवर्स, और उसके बाद में धीरे धीरे करके वो किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले जो पेनक्रियाज है वो भी कुछ सब्सटेंस रिलीज कर देगा, इधर से गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस है वो रिलीज हो जाएगा, और ये सब मिलकर के कहाँ पे पहुँचेंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का क्या रिलीज करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सब मिलकर के उस फूड को कंप्लीटली क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। अब ये फूड आपका है वो कंप्लीटली जब डाइजेस्ट हो गया है तो इसका डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होना चाहिए, इसका एब्जॉर्प्शन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये किसके थ्रू होगा, ये होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस तरीके से, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मान लीजिए कि ये इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसका जो फर्स्ट वाला जो 3/4 पार्ट हम बोल सकते हैं, इसके अंदर तो क्या होता है, डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है बस। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्ट हो गया है फूड उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ये अमीनो एसिड है, ये सब चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होगी यहाँ पे। अब ये एब्जॉर्ब होने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्पेशली डिज़ाइंड होती है, मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। देखिए इस तरीके से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर की जो लेयर है जिसमें ये फोल्ड इस तरीके से फोल्ड है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। ये विलाई क्या करती है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो होगा, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है, द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्स होती है रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। एक तो क्या इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, दूसरा ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो इनको सप्लाई होती है। तो ये जो फूड है वो पहले सीधा इस वॉल पे आएगा, वॉल काफ़ी थिन होती है, और यहाँ से किस में आ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड इसको लेकर के पूरे जहाँ पे भी लेके जाना है, जिस भी पार्ट में, बॉडी पार्ट में इसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक ये ब्लड है वो सॉरी फूड है वो ब्लड के थ्रू है वो पहुँच जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको देख लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई having blood vessels. The villi helps to increase the surface area for absorption. The absorbed materials are carried by the blood to different parts of the body and used by the body. This is called assimilation. अब देखो हमने जब पढ़ा था कि ये जो न्यूट्रिशन है इसमें 5 स्टेप होती है। सबसे पहला था इंजेशन, जब आपने बकल कैविटी में फूड को लिया, दैट इज इंजेशन। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी, डाइजेशन, जो आपका कुछ माउथ में हुआ, कुछ आपका स्टमक में हुआ, और बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद था एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये कहाँ पहुँचेगा, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचेगा, डिफरेंट पार्ट्स मतलब डिफरेंट सेल्स तक पहुँचेगा, और वहाँ पे ये जो फूड है इसको क्या कर लिया जाएगा, असिमिलेट कर लिया जाएगा। असिमिलेट मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड टू बिल्ड रिक्वायर्ड और डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, तो दैट इज नोन एज असिमिलेशन। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको आगे पास कर देंगे हम कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये जितना भी फूड है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी का जो अनडाइजेस्ट फूड है वो किस में पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो मेनली जो फंक्शन है वो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि ये जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उस अनडाइजेस्टेड फूड में उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसमें से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो गया है वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए और स्टोर रहता है, दिस इज नोन एज रेक्टम। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम के अंदर स्टोर रहेगा, और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो इट इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड इजेशन। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि
जो बकल कैविटी है उसके अंदर टीथ वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ से जो फूड है वो च्यू होता है अलोंग विद द सलाइवा, और ये फूड पहुँचता है थ्रू द ईसोफिगस। किस में पहुँचता है ये? ईसोफिगस के थ्रू पहुँचेगा स्टमक में। स्टमक के अंदर ये रहेगा 3 से 4 घंटे के लिए, और यहाँ से जो फूड है वो कहाँ पहुँचेगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो सेक्रेशंस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर get added into this, and the intestinal juice also helps to digest the food completely, and the completely digested food get absorbed in the small intestine, and the remaining portion undigested food is passed to the large intestine. Here the water is absorbed from the undigested food, and this undigested food remains stored for some time in the structure known as rectum, and ultimately it is removed out from the anus. So this is the complete process of digestion in human being. So I hope कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो समझ आई होगी, और अगर नहीं आती तो आप उनके जो नोट्स है वो बना के डाउट्स जो आपने अलग से है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो आपका डाइजेशन के अंदर डाइजेशन इन एनिमल्स मीन्स डाइजेशन इन कैटल्स, रूमिनेंट्स एंड इन अमीबा, ये 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी तक के लिए जो आज का जितना भी पढ़ा है तो आप लोग है वो इसको अच्छे से आपके एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ लीजिए, वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टिल देन बाय।